आज अपन पढ़ेंगे रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। ठीक है, जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं कि उन क्षतिग्रस्त भाग पर, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, उनके ऊपर एक गाढ़े द्रव या जैल समान संरचना का निर्माण होता है, और जो जैल समान संरचना है वो कहलाती है थक्का। ठीक है, तो थक्का निर्माण कर, तो थक्के की बनने की जो क्रिया, जो थक्का निर्माण की क्रिया होती है वो कहलाता है रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना कहलाता है। रक्त स्कंदन एक सुरक्षात्मक विधि होती है जिसके अंतर्गत एक तो रक्त बहना तो बंद हो जाता है, साथ ही जिस स्थान पर चोट लगती है, घाव होता है, उनके अंदर या उस घाव से जो बाह्य रोग कारक है वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अपने रोगों से भी सुरक्षा होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि रक्त स्कंदन एक सुरक्षात्मक विधि होती है जो रोगों से भी बचाता है। ठीक है, रक्त स्कंदन की क्रिया के अंदर 13 प्रकार के कारक भाग लेते हैं। 13 प्रकार के स्कंदन कारक भाग लेते हैं, जिसके अंदर थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स व फाइब्रिन सबसे मुख्य कारक होते हैं। इनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त स्कंदन की क्रिया के अंदर। ठीक है, ये जो कारक होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रेरक स्कंदक कारक और दूसरा प्रति स्कंदक कारक। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेरक स्कंदक कारक क्या होते हैं। वे कारक जो रक्त स्कंदन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं, रक्त स्कंदन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं, वो कारक तो कहलाते हैं प्रेरक स्कंदक कारक। जबकि दूसरा है प्रति स्कंदक कारक, ये इसके विपरीत, यानी वे कारक जो रक्त स्कंदन की क्रिया को समाप्त करते हैं या रोक देते हैं वो कहलाते हैं प्रति स्कंदक कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो रक्त का जो थक्का जो बनता है उसके निर्माण की जो क्रिया है वो 3 भागों के अंदर या 3 भागों के अंदर उसको विभाजित किया गया है। नंबर 1 जो भाग है वो है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। रक्त स्कंदन की जो क्रिया है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। जो रक्त स्कंदन कारक है वो रक्त के अंदर निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही रक्त वाहिनी टूटती है या क्षतिग्रस्त होती है, रक्त बाहर आता है, और रक्त बाहर आते ही जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होती हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स टूटने तथा क्षतिग्रस्त ऊतक, इनके द्वारा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ या प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है ये स्कंदन कारक 7 व 10 साथ ही कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो था पहला जो चरण, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाला कारक कौन सा बन जाता है? प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय। सेकंड जो चरण है वो है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण। प्रोथ्रोम्बिन है ये अपने रक्त के अंदर अक्रिय अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बन जाते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक
कैल्शियम आयनों के साथ में मिलकर इस प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर रूपांतरित कर देते हैं। ये तो दूसरा चरण कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर रूपांतरण। और नंबर 3 जो चरण है वो है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये भी रक्त के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन ये रक्त के अंदर विलय होती है। ठीक है, ये जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हुआ, किसका निर्माण हुआ, थ्रोम्बिन सक्रिय का। अब ये जो थ्रोम्बिन सक्रिय है ये वापस कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर के इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन के अंदर बदल देता है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये बहुलक इकाई होती है, इसको फाइब्रिन की एकलक इकाइयों के अंदर बदल देता है जो रक्त के अंदर अविलय होता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन है ये रेशेदार प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है जो जिस स्थान पर चोट लगी है, टूटी हुई रक्त वाहिनियां होती है, उस स्थान पर ये फाइब्रिन प्रोटीन जाकर के एक जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे ये चोट कर तो यहाँ पर फाइब्रिन प्रोटीन रेशेदार होती है और ऐसे जाल समान संरचना का निर्माण कर लेती है। जैसे ही जाल समान संरचना का निर्माण होता है, अब इस फाइब्रिन प्रोटीन के जाल के अंदर जो रक्त कणिकाएं हैं वो धीरे धीरे आकर के धंसना प्रारंभ हो जाती हैं। मुख्यतः प्लेटलेट्स इस जाल के अंदर आकर के जमा होना प्रारंभ होती है और मिलकर के एक द्रव या गाढ़े द्रव या जैल समान संरचना का निर्माण कर लेती है। और जो जैल समान जो संरचना है वो कहलाती है थक्का। इस प्रकार जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है और थक्के का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो थी है किसकी, थक्का निर्माण की। ठीक, साथ ही तो जैसे ही थक्का निर्माण हो जाता है तो इसके अंदर से जो सीरम है, सीरम क्या होता है, जैसे रक्त के अपन ने 2 भाग पढ़े थे, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा कौन सा था, द्रव भाग होता था जिसके अंदर अधिकतम मात्रा में क्या था, जल। लेकिन इस सीरम के अंदर जो सीरम होता है वास्तव में तो ये प्लाज्मा होता है, लेकिन इसके अंदर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है या फाइब्रिन है वो नहीं पाई जाती है। तो जैसे ही थक्का बन जाता है, थक्का बनने के पश्चात जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये तो थक्के के अंदर ही रह जाती है, जो बाकी का जो प्लाज्मा का जो तरल भाग है वो बाहर आ जाता है और वो कहलाता है सीरम। तो जैसे ही थक्का बना, थक्का बनने के पश्चात थक्का से सीरम अलग हो जाता है। ये तो था अपना टॉपिक रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। ठीक।